Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine. Today beta we are starting our next topic of the mechanics property of the solids. Okay, so in last class we discussed their stress and strain and different part of the stress and strain. After that is a part of the modulus of the elasticity discussed already in last class beta. Today we will discuss about the stress strain diagram. Okay, so before this one diagram then we discussed beta their Hooke's law. Okay, in Hooke's law में हमने डिस्कस किया था that stress will be directly proportional to the strain. Okay, Hooke's law के अंदर हमने डिस्कस किया था stress is directly proportional to the strain. कि हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ के अंदर स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. तो अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ देन हियर वी कैन राइट देयर स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द strain and this one directly proportional to the strain will be till one limit. एक लिमिट तक ही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उस लिमिट को क्या कहते हैं हम, इलास्टिक लिमिट. व्हाट? इलास्टिक लिमिट. क्लियर कि कोई भी हम मटेरियल लेते हैं दैट इज द इलास्टिसिटी, हाउ मच इलास्टिक देयर ऑफ दैट मटेरियल डिपेंड अपॉन द मॉडुलस ऑफ द इलास्टिक. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, के फैक्टर पे हमारा डिपेंड करता है कि कोई भी आपका मटेरियल है वो कितना इलास्टिक है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है. ओके, इजीली अगर उसको आप क्या कर सकते हो, उस प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, स्ट्रेन ज्यादा मिलता है, प्रेशर कम अप्लाई करने पे ज्यादा स्ट्रेन मिलता है, ज्यादा चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो उसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहती है आपकी, कम रहती है, के विल बी लेस. ओके, और के की वैल्यू किस मटेरियल के अंदर ज्यादा होती है, जिसके अंदर हमने स्ट्रेस प्रेशर ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है, स्ट्रेस ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है और स्ट्रेन हमें क्या मिलता है, कम मिलता है. कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन विल बी लेस. ओके, वी कैन से स्प्रिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे मैंने बताया था एक एग्जाम्पल कि अगर हम स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग डिफरेंट मटेरियल में डिफरेंट तरीके का हम यूज करते हैं. अगर पेन के स्प्रिंग की बात करते हैं कि उसको टिक टिक वाले पेन होते हैं ना, उसके अंदर क्या करते हैं, अगर पेन को ऑन करेंगे चलाने के लिए फटाक से हो जाता है, अगर उसको वापस से करेंगे तो वो जल्दी से हो जाता है. बट वैसे ही स्प्रिंग अगर बाइक के अगर है उसके अंदर स्टैंड के अंदर यूज करते हैं तो दैट विल बी टफ टू अप्लाई देयर स्ट्रेस ऑन दी स्टैंड ऑफ द बाइक. बाइक के स्टैंड को क्या है, ठीक करना, उसको सीधा करना, उस खड़ी करना, उसको टफ रहता है. क्यों टफ रहता है? क्योंकि उसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहती है आपकी, ज्यादा रहती है. ज्यादा का मतलब क्या, हमने ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ रहा है बट स्ट्रेन क्या मिल रहा है, वो हमें क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है. चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, लेस हो रहा है. तो जिसको आप इजीली अगर आप स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो, इजीली स्ट्रेन विल बी लेस, तो उसके अंदर के क्या होता है, ज्यादा होता है. जिसके अंदर स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है, उसके अंदर के क्या होता है, कम होता है. तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. स्ट्रेन एंड स्ट्रेन बोथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर. सो ग्राफ वी कैन मेक लाइक दिस वन. क्लियर? तो यहाँ से O से P तक क्या कहता है कि स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, और कहाँ तक, एक इलास्टिक लिमिट तक कि किसी मटेरियल को हम खींच रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस अप्लाई करेंगे. डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं बेटा, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, बॉडी क्या कर लेती है, अपने आप को खुद से उसी पोजिशन पे ले आती है. तो जो जितनी जल्दी अपने वापस ओरिजिनल पोजिशन पे लाती है, उसी में क्या होती है, वो ज्यादा इलास्टिक होती है. देखो परफेक्ट तो कुछ नहीं होता. अगर हम उसी इलास्टिक बॉडी को कॉन्टिन्यूसली अगर हम डिफॉर्म करते रहे, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते रहे, तो एक ऐसी पोजीशन आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ ही नहीं पाएगा. ओके, कि अगर हमने ऐसी चेयर ले रखी, फोम वाली चेयर ले रखी है, उसके ऊपर ना 100 किलो का वेट अगर रख दे तो क्या वो अपने आप में ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी? नहीं, वो वैसी ही रह जाएगी ज्यादा वेट की वजह से. ओके, वही चीज है, किसी चीज के ऊपर बार बार हम अगर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो धीरे धीरे तो आते रहेगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, पर कुछ टाइम ऐसा आएगा इट विल नॉट कम अगेन ऑन दी ओरिजिनल पोजीशन, और वो अपनी इलास्टिसिटी क्या कर देती है, लूज कर देती है. ओके, सो हियर तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जितना हम अप्लाई करेंगे प्रेशर उतना ही कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा. ये चेंज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ तक
होता है, एक इलास्टिक लिमिट तक होता है, दिस वन इलास्टिक लिमिट, आफ्टर दैट लिमिट बोथ विल बी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद ईच अदर। उसके बाद क्या होता है, दैट विल बी बॉडी विल बी कम लाइक दिस वन, बॉडी क्या आ जाएगी ऑन द लास्ट पॉइंट, on this one last point that body will be break. Okay, here we can write this one q point, q point को आप कह सकते हैं breaking point, means breaking point, body क्या हो जाएगी, again applying their stress and strain, then that material will be break down. Okay, so as we are applying this one stress, then stress क्या हो जाएगा, stress we are applying less, so here we will read different property of the strain and strain diagram. तो here first one proportionality limit, proportionality limit क्या कहता है कि stress will be directly proportional to the strain till your point P. Okay, P point तक stress at the limit of the proportionality point P is known as the proportionality limit. Okay, कि P point तक क्या है, proportional वाली limit रहती है, P point से आगे क्या हो जाएगा, both will be not proportional with each other, यहाँ तक क्या रहता है, proportional रहते हैं दोनों। उसके बाद क्या कहता है, that it will be इलास्टिक लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है इलास्टिक, मैक्सिमम स्ट्रेस वी कैन अप्लाई टू अ वायर सो दैट ऑन द अनलोडेड इट रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है, वो लिमिट है, वो बाउंडेशन है जिसके ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेस अगर हम अप्लाई करते हैं ऑन द अनलोडेड, देन इट विल बी रिटर्न टू द ओरिजिनल लेंथ। इस लिमिट तक क्या है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, बट आफ्टर दैट लिमिट इफ वी आर अप्लाइंग देयर लोड ऑन एनी मटेरियल देन इट विल बी नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। नेक्स्ट योर यार्ड पॉइंट, यार्ड पॉइंट क्या कहते हैं, स्ट्रेस बियॉन्ड विच लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज वर्चुअली नो इंक्रीज इन द स्ट्रेस। कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई, यार्ड पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम स्ट्रेस अप्लाई नहीं करें, स्ट्रेस वी आर नॉट अप्लाइंग, स्ट्रेस तो कम अप्लाई हो रहा है, बट स्ट्रेन क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके देखो इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, स्ट्रेस तो आपका अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होगा, बट स्ट्रेन के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। दिस वन पोजिशन इज नोन एज द यार्ड पॉइंट। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, यार्ड पॉइंट। आफ्टर दिस वन स्ट्रेस विल बी constant approximately but strain will be changing with respect to this one. So yield point stress beyond which length of the wire increases virtually, virtual means that is not real. Okay, virtual में कि its length भी can be decrease increase, but virtually in this one condition increase वर्चुअली नो इंक्रीज इन द स्ट्रेस, स्ट्रेस में कोई इंक्रीज नहीं आता, बट लेंथ में क्या आता है, स्ट्रेस में सॉरी स्ट्रेन में इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट योर प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन क्या कहता है कि द रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बिटवीन द इलास्टिक लिमिट एंड द ब्रेकिंग पॉइंट इज कॉल्ड द प्लास्टिक रीजन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ के अंदर जो इलास्टिक लिमिट होती है, इलास्टिक लिमिट मींस पी पॉइंट तक जो लिमिट है, जिससे पहले क्या है, बोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट उस लिमिट के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे, उस लिमिट से लेकर और जो आपका ब्रेकिंग पॉइंट रहेगा, ब्रेकिंग पॉइंट मींस जिसके ऊपर मटेरियल ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है आपका, उस रीजन को क्या कह रहा है, ये प्लास्टिक रीजन। ओके, विच इज नॉट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसके अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे देन वी कैन कॉल इट इलास्टिक रीजन, बट बोथ आर नॉट प्रोपोर्शनल विद ईच अदर देन वी विल कॉल इट प्लास्टिक रीजन। अंडरस्टूड? स्ट्रेस स्ट्रेस के अंदर के ग्राफ के इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट के बीच का रीजन क्या रहेगा, आपका प्लास्टिक रीजन। I hope you understood, beta. So next point in this graph only, fracture point, breaking point. Okay, breaking point, I told you that value of stress corresponding with wire breaks is called breaking point. कि वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या रहेगी, आपकी वायर ब्रेक हो जाए। ओके, कि हम स्ट्रेस की वो वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं दैट वायर विल बी ब्रेक डाउन, सो दैट वायर ब्रेक्स इज कॉल्ड द ब्रेकिंग पॉइंट। वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग अ वायर पर यूनिट वॉल्यूम एंड एनर्जी शॉर्ट दैट इज नोन एज स्पेसिफिक। वर्क डन, कितना वर्क कर रहे हैं, कि हम किसी वायर के ऊपर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, देयर चेंज इन द लेंथ विल बी टेक प्लेस, और दिस वन विल बी हाफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी देयर। दिस वन हाउ वी कैन फाइंड देयर, बेटा दिस वन इज अ एनर्जी। ओके, ये क्या है, हमारी एनर्जी है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी stored in a
wire as we are applying this one. Okay, let we are taking here a wire whose length we are taking there L length. ओके हमने एक वायर लिया है जिसकी लेंथ क्या है एल है. इसके ऊपर क्या है डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हमने अप्लाई किया तो इसकी लेंथ में जो चेंज आया उस चेंज को हम क्या कह रहे हैं डेल एल विल बी देयर. Okay, so coming back in this one in a original position, then we will call it restoring force. उस force को क्या कहेंगे restoring force. So this one energy density stored in the wire during the elongation. So we can write there let a wire whose length is L, जिसकी लेंथ क्या है L है. ओके एल लेंथ का हमने वायर लिया है. देन एज डिफॉर्मिंग फोर्स applied on it, after that del L change in length take place. ओके लेंथ में कितना चेंज आया डेल एल. ओके सो टू regain its original position, restoring force will be act there. Restoring force will act on it. Okay, so due to this force total work done we can write there dw equal to fds. Okay, so here force and displacement both are in opposite direction, that's why here will be minus. Then here which force will be act there restoring force. अब हमें पता restoring force क्या होता है change into our elongation in our length. कितना change हो रहा है हमारा del L change हो रहा है, that's why here we are applying there dw equal to minus our force is equal to del L and displacement हम क्या यूज कर रहे हैं del L ही यूज कर रहे हैं, that's why here we can write there del L only. Okay, this one our work done equal to this one. Okay, after that here we can write there beta dw total work done. अगर हमने find करना तो total work done कैसे कर देंगे हम find यहाँ पे. So divide by both side here k we can write there constant only. Okay, which constant will be there, that is a restoring force constant. Okay, this one here restoring force, that constant we are writing this one. So here divide side volume, दोनों ऊपर नीचे क्या करेंगे volume से divide कर देंगे. After the dividing volume then here we can write their area into your L length is there. Okay, ऊपर नीचे अगर volume से divide कर रहे हैं divide by volume this one, then here we can write their area into right here dw equal to your f del L equal to del L volume into your volume. So here we can write there del L area into your length. Okay, and here we can write there volume. So this one factor we can write there force per unit area, as we know that stress equal to our force per unit area, stress equal to force per unit area, and strain equal to our change in length to the original length. So this one factor we can write there stress, and this one factor we can write there strain. Clear? So here we can write there dw equal to, now after that here we can take this one here differentiation here square now I think here square is there, here this one square is there, we are writing here this one k del L into your del L, this one your square. So here we can write there
k del square. Differentiation of this one, so here after differentiating, then here we can write this one here 2 del l, पावर आके आ जाएगी, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, so here left here this one only. After that here we are writing beta, here we are writing this one here 1 by 2. Okay, so total work done we can write there half stress equal to strain. Clear? So by this one work done in stretching a wire per unit volume, volume को इधर लेके आए तो हमारे पास क्या बचा, per unit volume, तो that is equal to stress equal to strain. Now next your point, elastic after effect. Elastic after effect के अंदर क्या है, the delay in the regaining original position by a body after the removing the deforming force. कि कितनी जल्दी डिले कह रहा है कि अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हम रिमूव करते हैं, as removing deforming force, then after how much time it will take to regain its original position, that condition is known as the elastic after effect. Okay, delay in regaining position, कि रिगेन ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करने में कितना टाइम डिले हो रहा है, देन ओरिजिनल पोजीशन बाय अ बॉडी आफ्टर द रिमूविंग ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज नोन एज द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट. Okay, so next your elastic fatigue, loss in the strength of the material caused due to the repeating alternating strain to which the material is subjected. Okay, कि कितना मटेरियल के स्ट्रेंथ में डिके हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है अगर हम कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेन एंड स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं, कि हम कॉन्टिन्यूसली प्रेशर अप्लाई किए जा रहे हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज करने के लिए. तो ये प्रोसेस क्या होती रहती है, रिपीट होती रहती है कि वो फिर से ओरिजिनल में आएगा, फिर से हम अप्लाई करेंगे स्ट्रेस, फिर से ओरिजिनल में रिमूव करने के बाद ओरिजिनल में आएगा. So due to repetition of this one, applying their stress and strain, then there is some loss in the strength of the material, that is known as your elastic fatigue. Okay, I hope you understood better different terms related to the graph of the stress and strain. Next here, ductile and brittle material. Ductile material and brittle material, beta, these are the whose material will be ductile and which one material will be brittle, that is a depend upon the elasticity of the material. डिपेंड करता है कि कितना क्या है इलास्टिसिटी है मटेरियल के ऊपर. तो डक्टाइल्स क्या होता है, डक्टाइल्स दोज मटेरियल विच कैन बी कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ वायर्स, कि जिनके ऊपर स्ट्रेस अगर हम अप्लाई करें तो इजीली क्या है उनको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है. फॉर एग्जांपल गोल्ड क्या होता है, इतना इलास्टिक नेचर होता है गोल्ड का, जिनको कम स्ट्रेस अप्लाई किया जाए देन दे कैन बी इजीली कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द वायर. ओके, दे विल नॉट ब्रेक, दे विल बी इजीली फॉर्म ऑफ द कन्वर्ट ऑफ द वायर. सो डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल इज डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी, कि लेस अप्लाई किया जाए तो स्ट्रेन क्या मिलता है, हमें ज्यादा मिलता है, मींस हियर वैल्यू ऑफ द के विल बी लेस. इन मटेरियल की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है, जिनको इजीली क्या है वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है. ब्रिटल दोज मटेरियल विच कांट बी, दोज मटेरियल विच कैन इजीली break after applied stress. ओके, जिनको हम क्या है ज्यादा चेंज नहीं कर सकते कॉन्फ़िगरेशन का, जो इजीली ब्रेक हो जाते हैं. सो दिस टाइप ऑफ द मटेरियल वी विल कॉल इट द ब्रिटल मटेरियल. एंड दोज मटेरियल इन केस के अंदर क्या होता है बेटा, कम स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, स्ट्रेन क्या होता है कम ही होता है. ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो के क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बट स्ट्रेन क्या है ज्यादा नहीं होता. स्ट्रेन क्या है ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उनको वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जाता, ज्यादा चेंज नहीं हो पाता, उससे पहले क्या हो जाते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं. सो ब्रिटल और डक्टाइल नेचर मटेरियल का डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा, ज्यादा इलास्टिक है या नहीं है. मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी के बिहाफ पे क्या है उनको डिवाइड किया जाता है, दैट मटेरियल विल बी ब्रिटल और नॉट ब्रिटल. ओके, सो हेयर गोल्ड जो होते हैं, जो उनको इजिली आप क्या कर सकते हैं वायर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स के वैल्यू इज लेस ऑफ दिस टाइप ऑफ द मटेरियल, and brittle material whose K will be more and it can be easily break down. Okay,
नेक्स्ट विल बी योर इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स क्या होते हैं? दोज मटेरियल विच कैन बी इजिली इंक्रीज दी स्ट्रेन, जिनके अंदर क्या हो जाता है? स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. इजिली इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, जिनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या हो जाता है? जल्दी चेंज आता है, उन मटेरियल को क्या कहते हैं? हम इलास्टोमर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टेकिंग देयर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अगर हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का अगर ग्राफ बना रहे, देन टू मटेरियल वी आर टेकिंग लाइक दिस वन. वन इज मटेरियल दिस वन. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस वन हेयर ब्रेकिंग पॉइंट, दिस वन हेयर ब्रेकिंग पॉइंट इज दिस वन. तो जल्दी ब्रेक कौन सा हो रहा है? दैट ए विल बी इजिली ब्रेक ऑफ दिस वन. बट बी के अंदर क्या हो रहा है? स्ट्रेन ज्यादा क्रिएट हो रहा है. बी के अंदर स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है. सो दिस वन इज अ more elastomer. This one will be more elastomer. B will be more elastomer as compared to the A. जिसके अंदर ज्यादा स्ट्रेन क्रिएट हो रहा है, कम स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद, उन मटेरियल को हम क्या कहते हैं? इलास्टोमर्स कहते हैं. क्लियर? जिनको हम इजिली कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल यूज सम यूजेस ऑफ द इलास्टिसिटी, कि हम जो इलास्टिक जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी हमने रीड की सॉलिड्स की, वो यूज कहाँ हो रही है? फर्स्ट, मेटेलिक पार्ट ऑफ द मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल. नेक्स्ट, मेटेलिक रोप यूज्ड इन द क्रेन्स to lift heavy weight are decided on the elastic limit of the material. कि हम क्रेन के अंदर हैवी वेट को लिफ्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं मेटालिक रोप, उनकी हम इलास्टिसिटी चेक करते हैं, दैट हैविंग लिमिट ऑफ इलास्टिक, दैट दे कैन बी लिफ्ट सम वेट और नॉट. ओके, सो नेक्स्ट ईयर इन डिजाइनिंग बीम ऑफ द सपोर्ट लोड, जो हम बीम लोड करते हैं उनके ऊपर भी क्या है? इलास्टिक नेचर हम उनका चेक करते हैं, दैट हाउ मच इलास्टिसिटी इज देयर और नॉट. इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूप and bridges. Now, preference of the hollow shaft than the solid shaft. Next, we are calculating the maximum height of the mountain. Also, we are checking their elasticity property of this one, modulus of the elasticity. I hope you understood better this one topic, mechanics property of the solid. So, in next part, we will do mechanics property of the fluid. Thank you for watching today our video.